दोस्तों आज हम बात करेंगे साउथ सूडान के बारे में। साउथ सूडान के बारे में कि क्यों वहाँ का लिटरेसी रेट बहुत कम है, हमें क्यों ऐसा लगता है और क्यों ऐसा पाया गया है कि साउथ सूडान का जो दोस्तों एजुकेशन लेवल है वो काफी नीचे है। क्यों वहाँ अनएजुकेटेड लोग ज्यादा पाए जाते हैं, क्या वो प्रॉब्लम है, हिस्ट्री उनकी क्या रही है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे और साथ ही साथ कुछ आंकड़ों के साथ हम इस वीडियो को शुरू करना चाहेंगे। सो गाइस, जब भी अफ्रीकन कंट्री की बात आती है तो कोई भी अफ्रीकन कंट्री जो है दोस्तों, जो अफ्रीका में पड़ता है वो काफी ही लिस्ट जो लिटरेसी का रेट होता है वो वहां पाया जाता है। दोस्तों पहला जो सबसे नीचे लिटरेसी रेट है वो है नाइजीरिया दोस्तों। उसके बाद सेकंड मोस्ट लिस्ट जो कंट्री आता है लिटरेसी रेट के मामले में वो है हमारा दोस्तों साउथ सूडान, जो कि नाइजीरिया 19% के साथ लिटरेसी रेट को बना पाता है और वहीं अगर साउथ सूडान की बात की जाए तो वो है 27%। सो ये दिखता है कि लिटरेसी रेट यहाँ बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। दोस्तों एक रिकॉर्ड ऐसा बताता है कि 2% जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो मतलब कि प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि 70% से अधिक जो बच्चे हैं 6 से 17 वर्ष के, वो उस एज ग्रुप के बच्चे कभी भी क्लासरूम के अंदर अपना पांव तक नहीं रखा। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह की वहाँ एजुकेशन बनप रही है। दोस्तों एक आंकड़ा अगर आपको बता दूं कि अगर 10 स्टूडेंट है तो सिर्फ उसमें एक स्टूडेंट जो है वही प्राइमरी एजुकेशन को प्राप्त कर पाता है। ये है आज कंडीशन साउथ सूडान की। दोस्तों 2009 के एक सर्वे में पता चला कि स्टेट के जो सिर्फ 19% पॉपुलेशन है वही सिर्फ लिख और पढ़ सकते हैं। समझिए दोस्तों 2005 में वहाँ की सरकार ने एक सर्वे निकाला इनरोलमेंट रेशियो के बारे में कि वहाँ कितने मेल और फीमेल स्कूल जा रहे हैं। तो उसमें से दोस्तों 35:100 निकला, मतलब 100 में 35 ही लड़कियां। सो ये इनरोलमेंट रेशियो बहुत ही कम देखने को मिलता है दोस्तों अब आइए जानते हैं इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, इसकी इतिहास क्या रहा, क्या है कोई हिस्ट्री जो इस पे काफी अफेक्ट करता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ की हिस्ट्री जो है वो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये स्टार्ट होती है। दोस्तों साउथ सूडान जो है वो एक अफ्रीकन कंट्री है और वो नॉर्थ सूडान जो था दोस्तों उसका वो पहले हिस्सा हुआ करता था। लेकिन दोस्तों समय के साथ बीतते हुए सन 2011 में दोनों अलग हो गए, सेपरेट हो गए। बट 2011 में अलग होने के बाद ऐसा आशा किया गया, ऐसा लग रहा था, उम्मीद की गई थी कि इसके बाद से सिविल वॉर काफी कम हो जाएंगे। बंटवारे का कारण था दोस्तों दोनों के बीच काफी सिविल वॉर हो रही थी और लोगों को लगा कि अगर सेपरेट हो जाते हैं तो इससे जो लड़ाई झगड़े हैं, बात विवाद है, वो कम हो जाएंगे और ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था। बट 2013 में दोस्तों 2011 में सेपरेट होने के बावजूद भी 2013 में फिर से ये स्टार्ट हो गया सिविल वॉर, जो कि वहाँ की इकोनॉमिक पे, वहाँ की सोसाइटी पे, वहाँ पे एजुकेशन पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही थी। जो ये हिस्ट्री दिखाता है दोस्तों कि कितना बड़ा वहाँ इम्पैक्ट डाल रही थी। ये हिस्ट्री ना सिर्फ उसके पास्ट को इम्पैक्ट की और ना ही सिर्फ प्रेजेंट को बल्कि फ्यूचर में भी उसे ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। सो गाइस, उस समय जब सिविल वॉर चलते थे तो बहुत सारे स्कूल को ध्वस्त कर दिया गया, वहाँ के बहुत सारे बच्चे बेघर हो गए, उनको रहने के लिए उनके माता पिता से अलग करवा दिया गया और उनको एक जो चाइल्ड मिलिट्री फोर्स है उसमें उनको ढकेल दिया गया दोस्तों, यूं कहते एक चाइल्ड लेबर की तरह। सो गाइस, यूं कहे कि सिविल वॉर जो है ये बहुत बड़ा डिस्टरबेंस था वहाँ की एजुकेशन के लिए, तो कोई गलत नहीं होगी क्योंकि जो सिविल वॉर है इससे कई लोगों की हत्याएं भी हुई, स्कूल टूटे और बच्चे पढ़ने में असक्षम रहे। अब आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ की एजुकेशन, करेंट एजुकेशन सिस्टम कैसी है। सो गाइस, इसमें ये दिखाता है कि ओनली 16% जो वुमेन है वो लिटरेट है वहाँ के लिए। समझ सकते हो क्या हालत बन पड़ी है वहाँ। दोस्तों वहाँ इम्पैक्ट जो सिविल वॉर का था वो काफी था, उसने काफी हार्म की। दोस्तों यहाँ क्या था कि बाद में इसको यहाँ की एजुकेशन फ्री है, मतलब फिर भी एजुकेशन तो फ्री है, मतलब आपको फी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यूनिफॉर्म फी, रजिस्ट्रेशन फी और भी किसी तरह की फी है वो तो आपको देनी पड़ेगी, बट स्कूल चार्ज नहीं करेगी। सो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग एक पॉवर्टी जो है इसके वजह से लोग वहाँ पैसे को भी नहीं दे पाते हैं स्कूल में, जिसके लिए यहाँ एजुकेशन काफी कम है। यहाँ की प्राइमरी एजुकेशन दोस्तों 8 साल की होती है, वहीं अगर प्राइमरी सेकेंडरी की बात की जाए तो वो
4 साल की होती है और यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो 4 साल की होती है। दोस्तों यहाँ की एजुकेशन सिस्टम है वो 8+4+4 के अकॉर्डिंग चलता है, जो कि एक बहुत बड़ा फेल्यूर वहाँ कहा जा सकता है जो वहाँ देखा गया ऐसी सिचुएशन में। सो गाइस यहाँ ये भी दिखाता है कि अगर 10 स्टूडेंट है तो सिर्फ एक ही है जो प्राइमरी एजुकेशन को प्राप्त कर रहा है। सो यहाँ की एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बुरी है, ये कह सकते। और ये भी दिखाता है दोस्तों कि यहाँ की जो 51% जो पॉपुलेशन है वो कभी भी स्कूल गई ही नहीं, इनफैक्ट क्लास तक नहीं गए दोस्तों। और इसके एक मेन कारण ये भी है कि इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो बच्चों को बैठा कर पढ़ा सके। इसके पास क्लासरूम नहीं है, इनके पास लेबोरेटरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लैब नहीं है, तो कैसे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आपको बता दें कि इनको पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता था, और एक अगर कहें कि क्लासरूम में पढ़ाया भी जा रहा तो एक क्लास में 129 बच्चे हैं, जबकि ये रूल जो है वो काफी गलत इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि एक बच्चे में 30-35 बच्चे तक ही अलाउ होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 40। बट यहाँ की क्राउडिंग ज्यादा होती है, तो ये क्राउडिंग की वजह से भी यहाँ एजुकेशन को इम्पैक्ट पड़ता है। सो 129 बच्चे एक क्लास में होने के साथ साथ यहाँ ओवर क्राउडिंग जो है ये काफी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बच्चे डिस्टर्ब होते हैं पढ़ने में। और यूनिसेफ जो है वो लगातार इनकी मदद कर रहा है, इनके एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में, इनके लिटरेसी रेट को ऊपर पहुंचाने में। अब जानते हैं कि अगर एक सरकार या कोई भी अगर चाहे कि यहाँ एजुकेशन को डेवलप करे तो उसके लिए चैलेंजेस क्या आ सकते हैं। तो इसके लिए मैं पहला चैलेंज लेना चाहूंगा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्कूल नहीं है जितने पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, लैब नहीं है, स्कूल है भी तो एक क्लासरूम में 129 बच्चों को बैठाया जा रहा है। सो यूं कहे कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों बॉस इक्वलिटी जेंडर, मतलब यहाँ लड़कियों को पढ़ने की इजाजत कम दी जाती है क्योंकि इनसिक्योरिटी वजह से, क्योंकि यहाँ इनसिक्योरिटी देखने को मिलता है, इसलिए जो उनके पेरेंट्स है वो उन्हें स्कूल भेजना पसंद नहीं करते, इसलिए हमें ये दिखता है एनरोलमेंट रेशियो 35:100। तीसरा पॉइंट लेना चाहूंगा अनट्रेंड क्वालिफाइड टीचर, मतलब कि वहाँ के जो टीचर है वो बहुत ही अनट्रेंड है, जिनको पढ़ाने का मैनर नहीं आता है कि उनको कैसे क्लास को मैनेज किया जाता है, ये उनके पास वो टैक्टिस नहीं है, वो बता नहीं पाते हैं कि क्लास को कैसे मैनेज किया जाता है। सो यूं कहें तो अनट्रेंड टीचर के बाद उनको पढ़ाना क्या है वो आता है, लेकिन कैसे पढ़ाना ये नहीं आता। और कुछ टीचर तो ऐसा जो वहाँ इंग्लिश तक नहीं जानते हैं। सो अनट्रेंड टीचर भी एक बहुत बड़ा यहाँ चैलेंज बनता है, क्योंकि वहाँ टीचर में स्किल डेवलप करनी पड़ेगी और उनको इंग्लिश सिखानी पड़ेगी और उनको ट्रेंड किया जाना चाहिए कि बच्चों को मैनेज कैसे किया जाएगा। अगला पॉइंट को लेना चाहूंगा पॉवर्टी। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ एजुकेशन फ्री है मगर लेकिन रजिस्ट्रेशन फी, यूनिफॉर्म फी, रजिस्ट्रेशन फी को देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसी में एक इकोसिस्टम बन जाता है कि लड़ाई झगड़े होगा तो हमें भी उस तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि कलम के दम पे तो लड़ा नहीं जा सकता और लड़ाई झगड़े से किसी का फायदा तो हुआ नहीं। सो इस वजह से इकोसिस्टम जब ऐसा बनता है तो वहाँ के लोग पढ़ाई छोड़कर मारपीट वगैरह में ज्यादा जाने की चांस रहते हैं। सो इसलिए पॉवर्टी बनता है बहुत ही विशाल, क्योंकि मारपीट करने से पैसे तो आएंगे नहीं। तो पॉवर्टी के कारण भी यहाँ एजुकेशन को प्राप्त कर पाना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। अगला पॉइंट है ऑन गोइंग वायलेंस, मतलब क्या है सिविल वार हर समय होते रहता है, मतलब इसकी कोई टाइमिंग नहीं है कि कब ये शुरू हो जाए। सो ऑनगोइंग वायलेंस जो है, सिविल वार जो एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस रहती है स्टडी के लिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको कम किया जाना चाहिए, तब एजुकेशन में कुछ सुधार देखने को मिलेगी। अगला बात है दोस्तों गवर्नमेंट फेल्यूर्स, मतलब गवर्नमेंट की वहाँ अवेयर नहीं है, गवर्नमेंट ये खुद नहीं चाह रही है लोगों को कि एजुकेट करे, अवेयरनेस वहाँ नहीं है, उनके पास उतना फंड नहीं है कि वो लोगों को दे सके। सो गवर्नमेंट फेल्यूर जो है वो उतना सक्षम नहीं है कि वहाँ के लोगों को एजुकेट करे। सो गवर्नमेंट फेल्यूर एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को एक नीचे लेवल पर लेके जाने के लिए। अब अगर दोस्तों अगर बात की जाए लिटरेसी रेट के बारे में तो चलिए बात करें। दोस्तों यहाँ की 16% लिटरेसी रेट है, जो कि दुनिया का सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट है दुनिया में। 2 मिलियन इलिटरेट वुमेन आर ऐसे हैं जो कि प्रेगनेंसी में और चाइल्ड बर्थ में
मरते हैं। मतलब वहाँ के जितने जो थियोरिटिकल जो पढ़ लिख कर कुछ बनते हैं उससे ज्यादा तो वो सिर्फ यही सब कार्यों में मर जाते हैं। 2005 में ऐसा देखा गया कि वहाँ की इनरोलमेंट रेशियो मेल टू फीमेल है वो थी 35:100, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है, जो मेंटेन नहीं साउथ सुडान कर पाता है। इसके भी 2 कारण है दोस्तों, क्यों ऐसा यहाँ लिटरेसी रेट वुमेन में कम देखने को मिलता है। पहला कारण है इनसिक्योरिटी, वहाँ सिक्योरिटी अच्छा है नहीं, कब बाहर शुरू हो जाते हैं, इसलिए जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को भेजना स्कूल नहीं चाहते हैं, खासकर लड़कियों को। दूसरा बात है ईयरली मैरिज, उनकी जल्द से जल्द शादी करवा दी जाती है। उनकी विवाह जल्द करवा देने की वजह से वो पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर चले जाते हैं, और इस वजह से सिर्फ अर्ली मैरिज भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ की, जो वुमेन को काफी लिटरेट कर रहा है। सो बाय दिस प्रॉब्लम यूनिसेफ जो है वो बहुत मदद कर रहा है लोगों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में, उनको वहाँ के बच्चों को पढ़ाने में, टीचर को ट्रेन करने में और वहाँ फंड देने में। सो बहुत मदद कर रहा है यूनिसेफ आपको बता दो, यूनिसेफ के बारे में बता देता चाहता हूँ। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जो है दोस्तों, ये एक संस्था है जो जहाँ की जो गवर्नमेंट बच्चों को नहीं पढ़ा पाती है, वहाँ के लोगों को नहीं शिक्षित कर पाती, वहाँ ये मदद करते हैं। यूनेस्को भी इसी तरह का एक है। सो यूनिसेफ जो है 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, इसी सब प्रमोट करने के लिए, वहाँ के बच्चों को एजुकेट करने के लिए, और ताकि पीस को क्रिएट किया जाए। और आज यूनिसेफ की यही चाहत है, यही उसकी कामना है कि यहाँ पीस डेवलप की जाए और लिटरेसी रेट को ऊपर ले जाया जाए, एजुकेशन को बढ़ावा मिले यहाँ। और इसके लिए वो हर मुमकिन प्रयास को करने में लगा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट भी कर रहा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासरूम दे रहा है, टीचर को ट्रेन कर रहा है, और भी वहाँ जो भी फंड पैसे हैं वो भी देने की कोशिश कर रहा है। इसमें सिर्फ दोस्तों यूनिसेफ ही नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन जो है, यूके जो है, यूरोपियन स्टेट्स भी हैं, वो भी बहुत सारी मदद कर रहे हैं साउथ सुडान के एजुकेशन लेवल को बढ़ाने में। सो वेल गाइज, मैं आशा करता हूँ कि आप साउथ सुडान में ऐसी सिचुएशन क्यों बन रही है ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और जब जब कंट्री में लड़ाई होगी तो आपका पड़ोसी आपको लूटेगा। मैं हमेशा कहता हूँ जब जब घर टूटेगा आपका पड़ोसी आपको लूटेगा, इसलिए लड़ाई झगड़े से किसी का फायदा नहीं हुआ है। पीस को डेवलप करना है तो वहाँ के एजुकेशन लेवल को बढ़ाना होगा, और यूनिसेफ हर मुमकिन वहाँ प्रयास कर रहे हैं। और हम आशा करेंगे कि आने वाले कुछ सालों में हम इलिटरेट और अनएजुकेशन को हम ना देख पाए, और सभी लोग वहाँ की एजुकेट हो जाए और वो अपनी लाइफ में लड़ाई झगड़े से हटकर पीस कायम करें। सो आज की बातें उम्मीद रखते हैं और आपसे जल्द मिलने की कोशिश करेंगे एक नए अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।